प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आपको इससे पहले 3 वीडियो इसी चैप्टर यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे के संबंध में बता चुका हूँ। आपने अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। आज मैं आपके सामने चौथा वीडियो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को लेकर और आय व्यय खाते में किस तरह चंदे की गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है, उस टॉपिक पर लेकर आया हूँ। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, पिछले किसी वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। एक हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी उस समय किया था। आज हम आपकी बुक का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी के संबंध में करने की कोशिश करते हैं। आप इसे ढंग से समझें और खुद करें। यहाँ अंकित प्रश्न संख्या 1 दिया गया है। निम्नांकित सूचनाओं से एक क्लब का 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। इस खाते के अंदर 2 पक्ष होते हैं, आप जानते हैं। एक होता है रिसिप्ट्स और दूसरा होता है पेमेंट्स। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का लिखा जाता है। जैसा कि आपको यहाँ दिया गया है, सबसे ऊपर 1000 रुपये और 2000 रुपये का बैलेंस कैश का और बैंक का दिया गया है। तो आप रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस पीडी और ये दोनों अमाउंट आप लिख देंगे कैश और बैंक के नाम से। टू बैलेंस बीडी लिख के आप उसके ठीक नीचे लिखिए कैश और इनर कॉलम में लिखिए 1000 और उसी के ठीक नीचे लिखिए बैंक, इनर कॉलम में लिखिए 2000, आउटर कॉलम में 3000 रुपये आ जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन में आप आगे देखें, जहां भी राशि प्राप्त हो रही है वो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 30,000 रुपये, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड हुई है 5,000 रुपये। हमने पढ़ा था लाइफ मेंबरशिप फीस पूंजीगत प्राप्ति मानी जाती है, जबकि चंदा जो है वो आयगत प्राप्ति माना जाता है। लेकिन जब भी प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है, हमें इस विषय में नहीं सोचना है कि वो मत पूंजीगत है या आयगत है। इसलिए जो भी राशि प्राप्त होती है रिसिप्ट साइड में आप उसे लिख लीजिए। फिर आगे दिया हुआ अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराने फर्नीचर की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि प्राप्त हो रही है, चाहे वो फर्नीचर से प्राप्त हो चाहे किसी भी रूप में। रिसिप्ट साइड में आपको 6000 लिखना है। आप लिखेंगे टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर या टू फर्नीचर भी लिख सकते हैं, 6000 रुपये। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट परचेज, विनियोग क्रय किए, तो विनियोग खरीदे तो राशि गई होगी, यानी पेमेंट साइड में आप लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपये। इसी तरह किराया चुकाया तो बाय रेंट 500 रुपये लिखेंगे। इसी तरह जनरल एक्सपेंसेस, जो पेमेंट चुका रहे हैं, पेमेंट जा रहा है, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय जनरल एक्सपेंसेस 700 रुपये, 700 रुपीज। सैलरीज पेड, बाय सैलरीज पेड लिखेंगे 800 रुपये। आगे दिया हुआ है ऑनोरेरियम पेड, यानी मानदेय चुकाया, तो वो भी आप लिखिए बाय ऑनोरेरियम 2000 रुपीज। उसके बाद न्यूज़पेपर एंड जनरल, यानी कि ये भी आपने खरीदे होंगे तो आपने पेमेंट किया होगा। पेमेंट किया तो आप लिख दीजिए बाय न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स 3000 रुपये। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने अखबार बेचने से राशि प्राप्त हुई है, धनराशि आ रही है। रिसिप्ट साइड में आप लिखेंगे टू रिसिव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 1000 रुपये। इसके बाद में स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया आपने, यानी पेमेंट किया होगा, तो पेमेंट के लिए आप दिखाएंगे बाय स्पोर्ट्स मटेरियल 7000 रुपये। इसके बाद वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यानी वर्ष के अंत में जो मजदूरी बकाया है वो। अब जब राशि बकाया है इसका मतलब वो चुकाई नहीं गई है। जब धनराशि चुकाई नहीं गई है यानी इसका कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। जब कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये मद आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। यानी कि ये 500 रुपये आपको वेजेस के नाम से कहीं भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखनी है। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट, आपको कैश में ये ब्याज प्राप्त हुआ है 1050 रुपये, तो आप रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर कैश इन हैंड है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, आप लिख लीजिए बाय बैलेंस सीडी कैश 6000 रुपये। बाकी का बैलेंस आप बैंक का निकालने के लिए इसी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट पक्ष का योग कर लीजिए, उसमें से क्रेडिट का योग घटा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका कैश एट बैंक, यानी कि बाय बैलेंस सीडी बैंक का बैलेंस आ जाएगा। आप खुद ये कैलकुलेशन करके देखना क्या बैलेंस आता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर वही 340 है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन सब आपको अपने आप करने हैं, समझा मैं दूंगा। सबसे पहले आप अपने फेयर रजिस्टर में ये परफॉर्मा बना दीजिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये परफॉर्मा बनाने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करना है मैं एक एक मत आपको बोल के बता रहा हूँ, आप सुन के लिखते जाइए और समझाता भी जा रहा हूँ। और आप खुद पहले समझ लीजिए, फिर अपने आप कीजिए तो और भी अच्छा है। उसके बाद अपने सॉल्यूशन का आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे करना है, गत वर्ष की फीस प्राप्त। प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित सूचनाओं की सहायता से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर क्लोजिंग 31 मार्च 2017। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है गत वर्ष की फीस प्राप्त 2000 रुपए, फिर है चालू वर्ष की फीस प्राप्त 60,000 रुपए, चालू वर्ष की फीस बकाया 3,000 रुपए, भाषण देने से प्राप्त 5,000 रुपए, उत्तर पुस्तिका जांच का पारिश्रमिक प्राप्त हुआ 20,000 रुपए, लाभांश और ब्याज प्राप्त हुआ 17,000 रुपए, मानदेय प्राप्त हुआ 3,000 रुपए, वेतन 20,000, मरम्मत 2,000, मुद्रण व स्टेशनरी 3,000, कार व्यय 25,000, बिजली का खर्चा 8,000 रुपए, किराया 18,000, निजी व्यय 4,000, फर्नीचर क्रय का भुगतान बकाया 10,000 रुपए, प्रारंभिक रोकड़ शेष है 2,000 रुपए। यहाँ प्रारंभिक रोकड़ शेष प्रश्न के लास्ट में दी गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन की शुरुआत हम जब करेंगे तो इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक रोकड़ शेष, ठीक है। प्रारंभिक रोकड़ शेष हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। कितने रुपए था ये रोकड़ शेष हमारा, तो आप इसके अंदर ₹2,000 था, 2,000 रुपए आप लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद में आप क्वेश्चन में देखेंगे अगली मत दी हुई है कि गत वर्ष की फीस प्राप्त, फीस रिसिप्ट फॉर लास्ट ईयर, तो आप इसको भी इसमें लिख दीजिए, गत वर्ष की फीस प्राप्त बाय ठीक है ना। ये फीस 2 साल के लिए गत वर्ष के लिए प्राप्त हुई है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर लास्ट ईयर, ठीक है। कितनी फीस प्राप्त हुई है लास्ट ईयर के लिए, तो क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2,000 रुपए, ठीक है। ये 2,000 रुपए हमको फीस के प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये मद हम लिख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आगे दिया हुआ क्वेश्चन में चालू वर्ष की फीस प्राप्त 60,000 रुपए, तो चालू वर्ष के 60,000 रुपए भी हम लिख देते हैं, तो ये यहाँ आ जाएगा चालू वर्ष की फीस प्राप्त 60,000 रुपए। करंट ईयर फॉर करंट ईयर, ठीक है। तो ये करंट ईयर के आपको टोटल मिले हैं आपको 60,000 रुपए, ये आप यहाँ इनर कॉलम में ही लिख दीजिए 60,000, ठीक है। आउटर कॉलम में आप इसको 62,000 कर दीजिए। इस तरह ये आपको समझ में आ रहा होगा। रिसिप्ट साइड की मदद सारी रिसिप्ट साइड में आएगी और पेमेंट साइड की जो मदें हैं वो सब पेमेंट साइड में आएगी, ठीक है। अगली मद माफ कीजिए, मैं यहाँ पे बाय शब्द नहीं टू शब्द आएगा, बाय शब्द करेक्ट साइड में आता है, मैं इसको सुधार देता हूँ। इसके बाद आप क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको पता चलेगा भाषण देने से प्राप्त हुई राशि, भाषण देने से जो राशि प्राप्त हुई है वो है 3,000 रुपए, तो ये 3,000 रुपए भी आप आगे लिखेंगे, सॉरी
यहाँ लिखा हुआ है चालू वर्ष की फीस बकाया। ये चालू वर्ष की जो फीस बकाया है, बकाया फीस आप सबको ध्यान है, जो राशि प्राप्त नहीं होती है उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहीं नहीं लिखते। आगे इसमें दिया हुआ है भाषण देने से प्राप्त राशि। भाषण देने से 5,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो इसको भी आप यहाँ लिख दीजिए। शॉर्ट में लिख सकते हैं रिसीव्ड फ्रॉम लेक्चर। ठीक है, लेक्चर से आपको पूरे 5,000 रुपये मिले थे, यहाँ हम 5,000 रुपये लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में क्वेश्चन में आगे आप देखेंगे लिखा हुआ है उत्तर पुस्तिका जांच का पारिश्रमिक। उत्तर पुस्तिका जांच का जो पारिश्रमिक है वो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 20,000 रुपये। तो ये 20,000 रुपये आप लिख सकते हैं रेम्यूनरेशन फॉर एसेसिंग आंसर बुक्स रिसीव्ड। ठीक है, ये भी आप रिसिप्ट साइड में लिखेंगे 20,000 रुपये। उसके बाद डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी आप लिख दीजिए टू डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड 17,000 रुपये। फिर होनोरेरियम रिसीव्ड, तो आप लिख दीजिए टू होनोरेरियम कितने रुपए है, कुल मिला के 3,000 रुपये। तो ये भी आप लिख सकते हैं टू होनोरेरियम। ठीक है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप लिखते जाइए तो ये इजीली हो जाएगा, करके बताने में ज़्यादा कुछ नई चीज़ नहीं है। इसके बाद दिया हुआ है वेतन। वेतन आप कितने रुपए हैं, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये वेतन तो आप चुकाते हैं। ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहा है, इसका मतलब फीस प्राप्त करता है और वेतन चुका रहा है। तो ये पेमेंट साइड में आप लिखेंगे बाय सैलरीज। फिर रिपेयर्स अगली मत दी हुई है तो बाय रिपेयर्स आ जाएगा। कितने रुपए हैं रिपेयर्स के, 2,000 रुपये। इसके बाद में आप लिखेंगे बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000 रुपये। उसके बाद आप लिखेंगे बाय कार एक्सपेंसेस 25,000 रुपये। उसके बाद लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 8,000 रुपये। फिर लिखेंगे बाय रेंट, ये रेंट की राशि आ जाएगी 18,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद में आप निजी व्यय यानी पर्सनल एक्सपेंसेस वो भी आप इसी में लिखेंगे। अब ये निजी व्यय जो होता है वो वास्तव में ड्राइंग्स है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ड्राइंग्स है या व्यापार का खर्चा है या क्या है। वहां तो केवल एक ही चीज देखी जाती है, कैश आ रहा है या जा रहा है। अगर कैश आ रहा है तो रिसिप्ट में लिखिए, निजी व्यय ये आपके कैश जा रहा है, इसलिए आप 4,000 रुपये जो निजी व्यय के वो आप लिख देंगे। ठीक है, ये 4,000 रुपये बाय ड्राइंग्स के नाम से लिख सकते हैं। फिर आगे दिया हुआ है फर्नीचर क्रय का भुगतान बकाया। फर्नीचर क्रय का भुगतान अभी बाकी है, तो वो भी जो भुगतान बाकी होता है आप सभी को ध्यान है, पेमेंट नहीं हुआ है तो इसे हम कहीं भी नहीं लिखेंगे। फिर आगे दिया हुआ है ओपनिंग कैश बैलेंस, वो हम पहले आपको लिख करके बता चुके हैं। ठीक है ना, तो इस तरह ये सारी मतलब इसी क्वेश्चन में आप लगातार अगर लिखते जाएंगे तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, और जब ये क्वेश्चन पूरा होगा तो आपको इस रूप में दिखाई देगा। तो इस तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक हमने आंकिक प्रश्न संख्या 2 किया है, तो आप इसे भी अपने रजिस्टर में कर लीजिए। तो आंकिक प्रश्न संख्या नंबर 1 और 2 आपके रजिस्टर में हो जाने चाहिए। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। प्यारे बच्चों, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो कैसे करना है इसको आप इसे समझिए। सब्सक्रिप्शन यानी चंदा। गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए चंदा बहुत इंपॉर्टेंट मद है। उनके आय की सबसे महत्वपूर्ण जो मद है वो चंदा है। चंदे की कैलकुलेशन के लिए हमें बहुत सारे समायोजन करने होते हैं। चंदे की यह राशि आय व्यय खाते के आय पक्ष में यानी इनकम साइड में लिखी जाती है। ठीक है, अब ये जो आय व्यय खाता है हम सभी जानते हैं लाभ हानि खाते के समान ही होता है। ठीक है, आय व्यय खाते को लाभ हानि खाते के समान ही माना जाता है, नाम मात्र का खाता है। इसके नाम पक्ष में सारे खर्चे और जमा पक्ष में सभी प्रकार की आय लिखी जाती है। ये खाता उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है। उपार्जन अवधारणा का मतलब क्या है, कैश प्राप्त हो या नहीं हो, अगर आपने आय उपार्जित कर ली है तो उसकी आपको प्रविष्टि करनी पड़ेगी। इसलिए इस खाते में लाभ हानि खाते के समान ही सभी प्रकार के समायोजन जैसे आउटस्टैंडिंग या एक्रूड
प्रीपेड, अर्नड, ये सभी हमको करने पड़ते हैं। पिछले साल आपने फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट टॉपिक आपने किया है, उस टॉपिक में आपने आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड और अर्नड के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली थी। इन सब की जानकारी आपको होगी, ये मानते हुए ही मैं आपको ये टॉपिक करवा रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग यानी ऐसा खर्चा जो चुकाया नहीं गया है लेकिन चालू वर्ष से संबंधित है, इसलिए चालू वर्ष के लाभ हानि खाते में इसे लिखा जाता है यानी ऐड किया जाता है। एक्रूड, एक्रूड इनकम यानी ऐसी आय जो प्राप्त होनी चाहिए थी लेकिन इस वर्ष प्राप्त हुई नहीं है, चालू वर्ष से संबंधित होती है, इसलिए चालू वर्ष के लाभ हानि खाते के अंदर लाभ पक्ष में यानी क्रेडिट साइड में इसे आय के रूप में जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। इसी तरह प्रीपेड यानी ऐसा खर्चा जो आपने एडवांस में चुका दिया है, जो खर्चा आप एडवांस में चुका देते हैं यानी अगले वर्ष से संबंधित होता है, उसे चालू वर्ष के लाभ हानि खाते में नहीं लिखते हैं यानी घटाया जाता है। और फिर है अर्नड इनकम, ऐसी आय जो अगले वर्ष से संबंधित है लेकिन चालू वर्ष में ही प्राप्त हो गई है, उसे चालू वर्ष की आय में शामिल नहीं करना चाहिए, इसलिए इससे चालू वर्ष की आय में से घटा दिया जाता है। ये टॉपिक हमने लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट में किया है। ठीक है, यहाँ भी जहाँ इससे रिलेटेड कोई पॉइंट होगा मैं आपको फिर एक बार बता दूंगा। ये जो खाता है आय व्यय खाता है, इस खाते के अंदर दोनों पक्षों में सारी प्रविष्टियां करने के बाद दोनों पक्षों का अंतर निकाला जाता है, इसे सरप्लस या डेफिसिट कहते हैं। हिंदी में कहेंगे आधिक्य या कमी। इसे कैपिटल फंड के अंदर जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने लाभ हानि खाता जब किया था उसमें नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड किया था, नेट लॉस को लेस किया था, तो इस चीज में जहाँ सरप्लस और डेफिसिट आएगा उसको भी कैपिटल फंड में, यहाँ कैपिटल नहीं कैपिटल फंड होता है, इसलिए कैपिटल फंड में जोड़ा या घटाया जाएगा। ठीक है, आय व्यय खाते में प्रविष्टि करने का एक ही नियम है। क्या नियम है? वे सभी नाम मात्र के खातों की मदें जो चालू वर्ष से संबंधित हो उन्हें आय व्यय खाते के अंदर लिखा जाता है। नाम मात्र खातों की मदें यानी कि आप इस खाते में व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता नहीं लिखते, इसमें केवल तीसरा नंबर का नॉमिनल अकाउंट जो होता है उससे संबंधित मदें ही लिखते हैं, क्योंकि लाभ हानि खाते के समान है। लाभ हानि खाते में भी हम सभी नॉमिनल अकाउंट यानी आय और व्यय ही लिखते थे, तो आय व्यय खाते में भी सभी प्रकार की आय व्यय ही आपको लिखने हैं। ठीक है ना, लेकिन नियम क्या ध्यान रखना है कि वे मदें ही आएगी जो चालू लेखा वर्ष से संबंधित हो, यानी जो मदें गत वर्ष से संबंधित है वो इसमें नहीं आएगी, ये चालू लेखा वर्ष से संबंधित मदें ही आपको इसमें लिखनी है, इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वे प्राप्त हुई हो या नहीं हो, चाहे वे चुकाई गई हो या नहीं चुकाई गई हो, अगर वो चालू वर्ष से संबंधित है तो उन्हें आय व्यय खाते के अंदर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, परीक्षा में प्राय जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको प्राप्ति भुगतान खाता दिया हुआ होगा या प्राप्ति भुगतान खाते से संबंधित जानकारी दी हुई होगी, आपको उसको देख करके आय व्यय खाता बनाना पड़ेगा या आय व्यय खाते में लिखी जाने वाली राशि ज्ञात करनी पड़ेगी। आइए चंदे की राशि की कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसे हम समझते हैं। हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के आपसे कुछ समझने को कहेंगे। क्या है क्वेश्चन? मान लीजिए प्राप्ति भुगतान खाते के अनुसार चंदे की राशि 10,000 रुपए दी हुई है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें आपको दिया हुआ है कि हमें पूरे वर्ष भर में चंदे की राशि 10,000 रुपए प्राप्त हुई है। ठीक है, पूरे वर्ष भर में चंदे की राशि जो प्राप्त होती है, आप सबको ध्यान है, उसका पता आप कैश बुक को या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख करके लगा सकते हैं। कहने का मतलब है एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, उसमें आप रिसिप्ट साइड में देखेंगे सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ मिलेगा, उसमें मान लीजिए उस क्वेश्चन में 10,000 रुपए लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे वर्ष भर में आपको चंदा कितना मिला है? 10,000 रुपए। ओके, तो मेरे द्वारा जो आपको ये क्वेश्चन बताया जा रहा है उसमें पहली लाइन ये लिखी है कि क्वेश्चन में जो प्राप्ति भुगतान खाता दिया है उसमें चंदे की राशि 10,000 रुपए दी गई है। अन्य सूचना में यानी क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ है कि इस वर्ष 1,000 रुपए का चंदा
गत वर्ष के लिए प्राप्त किया गया है, यानी कि हमें जो इस वर्ष 1000 रुपए मिले हैं वो पिछले साल से संबंधित थे, वो मिले। अब आपके लिए क्वेश्चन होगा, तो बताइए इस वर्ष यानी चालू वर्ष के लिए चंदे की आय कितनी है। तो कोई भी समझदार स्टूडेंट क्या देगा कि सर 10,000 रुपए टोटल हमें मिले, उनमें 1000 रुपए तो गत वर्ष के हैं यानी चालू वर्ष के नहीं है। और आय व्यय खाते का नियम है कि इसमें केवल चालू वर्ष के आय को ही लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10,000 रुपए हमें टोटल मिले हैं, ठीक है, और उसमें से हम ये 1,000 रुपए जो गत वर्ष से संबंधित हमें मिले हैं वो घटाएंगे, तो यानी चालू वर्ष की आय 9,000 रुपए आ जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। हमने क्या किया, कुल जो चंदा प्राप्त हुआ है वो लिखा है, उसमें से जो गत वर्ष का चंदा है जो इस साल की इनकम नहीं है वो हमने लेस कर दिया, तो हमें चालू वर्ष की इनकम 9,000 रुपए प्राप्त हो गई। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में प्राप्ति भुगतान खाते के अनुसार राशि दी हुई है चंदे की 10,000 रुपए, ठीक है, और अन्य सूचना में कहा हुआ है कि ये जो 10,000 रुपए प्राप्त हुए हैं इसमें 2,000 रुपए का चंदा अभी प्राप्त होना बाकी है। तो बताइए चालू वर्ष के लिए चंदे की आय कितनी होगी। तो चालू वर्ष के लिए चंदे की आय कितनी होगी, मैंने आपको बताया था आय व्यय खाते में आय चालू वर्ष से संबंधित ही लिखी जाती है, चाहे वो प्राप्त हुई हो चाहे नहीं प्राप्त हुई हो। तो देखिए प्राप्त चंदा कितना है 10,000 रुपए, और अप्राप्त चंदा यानी आउटस्टैंडिंग जो चंदा है यानी सब्सक्रिप्शन है वो कितना है 2,000 रुपए। तो चालू वर्ष की आय कितनी हुई, चाहे वो प्राप्त हुई हो चाहे वो प्राप्त नहीं हुई हो। तो प्राप्त हुई है वो है 10,000 और प्राप्त नहीं हुई है वो है 2,000, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपकी चालू वर्ष की जो आय है वो होगी 12,000 रुपए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। आगे एक और एग्जांपल करते हैं इसी को। यदि प्राप्ति भुगतान खाते के अनुसार चंदे की राशि कुल जो प्राप्त हुई है चालू वर्ष में वो है 10,000 रुपए, और अन्य सूचना में दिया गया है कि गत वर्ष 3,000 रुपए का चंदा चालू वर्ष के लिए एडवांस मिल गया था, तो बताइए इस वर्ष के लिए चंदे की आय कितनी है। हमको क्या होता है, आय व्यय खाता बनाना होता है, आय व्यय खाते में चंदे की राशि लिखनी होती है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप चंदे की राशि कितनी लिखेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है, तो कितनी लिखेंगे समझे इसको। कुल प्राप्त चंदा हुआ है 10,000 रुपए, जो आपको फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन में दिया हुआ मिल रहा है, ठीक है ना। नकद में कुल कितना चंदा प्राप्त हुआ है 10,000 रुपए। अब प्रश्न में अन्य सूचना में लिखा हुआ है कि हमें पिछले साल 3,000 रुपए मिले थे, किसके लिए, चालू वर्ष के लिए, इस साल के लिए। तो क्या वो 3,000 रुपए चालू वर्ष की इनकम नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये 3,000 रुपए जो पिछले साल हमें इस साल के लिए मिले वो चालू वर्ष की आय है, लेकिन वो पिछले साल मिल गई थी। तो चालू वर्ष के आय व्यय खाते में हम ये 10,000 रुपए उसके अंदर हम ऐड करेंगे जो 3,000 रुपए गत वर्ष हमें मिल गए थे, लेकिन है वो चालू वर्ष के, इसलिए चालू वर्ष की आय मानी जाकर के ऐड किया जाएगा। यानी हम कुल मिला के ये 10,000 रुपए में 3,000 रुपए जोड़ेंगे तो हमें चालू वर्ष की आय 13,000 रुपए प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये आ रहा होगा आपको समझ में। यानी गत वर्ष जो हमें चालू वर्ष के लिए चंदा मिला है वो चालू वर्ष की आय मान करके हमें चालू वर्ष में ऐड करनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। यदि प्राप्ति भुगतान खाते के अनुसार चंदे की राशि कुल मिला के 10,000 रुपए दी गई हो और अन्य सूचना में कहा गया हो कि चालू वर्ष में 4,000 रुपए का चंदा अगले वर्ष के लिए एडवांस मिला है, यानी हमको टोटल कितने मिले हैं चालू वर्ष में 10,000, और अन्य सूचना में लिखा हुआ है कि इसमें से 4,000 रुपए जो चंदा है वो अगले साल का मिला है एडवांस में। तो इस साल की इनकम तो 6,000 ही मानेंगे, तो मिला तो 10,000 है, जिसमें से 4,000 कौन से अगले वर्ष से संबंधित है वो मिले हैं। तो अगले वर्ष की इनकम है, चालू वर्ष की तो नहीं है। तो चालू वर्ष की इनकम कितनी कहलाएगी 6,000 रुपए। तो हमने क्या किया, कुल प्राप्त चंदे में से क्या लेस किया है, गत वर्ष का प्राप्त अग्रिम चंदा। अगर आपको ये जो चारों पॉइंट मैंने समझे हैं चारों एक साथ लिख के दे दिए जाए
तो आप इनको चारों को एक साथ कर सकते हैं। सबसे पहली जो आपने राशि की थी वो आपने लेस की, और उसके बाद में सेकंड राशि जो की थी आपने ऐड की थी, थर्ड राशि भी ऐड की, और फोर्थ राशि भी आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। इस तरह से आपने ये किया। अगर पूरा क्वेश्चन एक साथ आता है तो ये चारों मध्य एक साथ लाइन से लिख दीजिए। जो भी लेस करना है वो लेस ही करना है, जो ऐड करना है तो वो ऐड ही करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए, ये जो करने के लिए हमें पूरा एक परफॉर्मा बनाना होता है, वो परफॉर्मा के हिसाब से आप इसको समझें। इसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें चंदे की गणना कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक हमने एक छोटे छोटे क्वेश्चन से समझा, अब इसको एक परफॉर्मा के माध्यम से समझेंगे। सब्सक्रिप्शन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से देख करके लिखना है। क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर। कहाँ से लिखना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। मैंने आपको ये क्लियर लिख के बता दिया है, ठीक है। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से देख के लिखना है, राशि आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ये राशि लिखने के बाद में आप लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर। पिछले वर्ष का जो चंदा था अगर इस साल मिला है तो इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, लेस। ठीक है, तो वही राशि आपको लेस करनी है जो प्राप्त हुई है। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है पिछले साल बकाया था 2000 रुपए, उसमें से इस साल हमें मिला है 1500 रुपए, तो हम यहाँ पे 1500 रुपए ही लिखेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, जो मिला है वही लेस करना है। इसके बाद में ऐड करेंगे चालू वर्ष का बकाया चंदा। आप सबको ध्यान है, चालू वर्ष का बकाया चंदा जो नहीं मिला है वो क्या है, आपकी चालू वर्ष की इनकम ही है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ ऐड करके बताया। इसके बाद में हम ऐड करेंगे लास्ट ईयर का चंदा, लास्ट ईयर प्राप्त हुआ चंदा जो चालू वर्ष से संबंधित ही था, यानी वो चालू वर्ष की इनकम था, तो चालू वर्ष के आय में उसको हमको क्या करना चाहिए, इसको ऐड कर देना चाहिए। इसके बाद में आगे दिया हुआ है लेस करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन फॉर करंट ईयर। ठीक है ना, तो ये जो चंदा आपको चालू वर्ष में अगले वर्ष के लिए एडवांस में मिला है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है। ठीक है, इस साल की इनकम नहीं है किंतु इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में आया था, इसलिए हम यहाँ नीचे जाकर के क्या कर रहे हैं, इसको लेस कर रहे हैं। ये काम आपको करना है। इस तरह टोटल मिला के ये आपके सामने एक परफॉर्मा बन जाएगा। इस परफॉर्मा के अकॉर्डिंग आपको ये सारा काम करना है। प्रश्न में ये सारी सूचनाएं एक साथ दी हुई होगी, इन सूचनाओं को एक साथ जो दी हुई होगी आपको ऐड लेस लेस ऐड जो भी है करना पड़ेगा। हम इसको शॉर्ट में एक फॉर्मूले का नाम दे देते हैं जिसे हम कहते हैं लाल। ठीक है ना, लाल यानी पहले हम लेस फिर ऐड फिर लेस करेंगे। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। याद कैसे करना है, शुरू के जो दो बिंदु है वो आउटस्टैंडिंग से संबंधित है। पहले जो आउटस्टैंडिंग है वो लास्ट ईयर का है, दूसरा आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर का है। इसके बाद जो अगली दो मद है वो एडवांस से संबंधित है। पहली जो एडवांस मद है वो लास्ट ईयर जो एडवांस मिला उससे संबंधित है, दूसरी जो है वो करंट ईयर में जो एडवांस मिला उससे संबंधित है। तो आप इसको फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए और इसको फिर आप करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में इसका एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर आता है, आपको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद में हम करते हैं आपके बुक में लघुत्तरात्मक प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है पेज नंबर 336 पर। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने आपको ये एक टेबल बताई है, आपको इस टेबल में सबसे ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये की ये लाइन लिखनी है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया हुआ है 50,000 रुपए। तो आप इस 50,000 को
यहाँ लिख लेंगे सबसे ऊपर, ठीक है ना, इस जगह 50,000 रुपये आप यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद में फिर आप देखिए गत वर्ष का बकाया चंदा कितना है, 15,000 रुपये। तो गत वर्ष का बकाया चंदा है वो 15,000 रुपये, तो आपको ये मान के चलना है कि इस साल वो मिल गया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई सूचना नहीं है तो यही मानना पड़ेगा कि वो चंदा आपको मिल गया होगा। तो इस चंदे को आप यहाँ सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, लेस करके लिखेंगे। उसके बाद में थर्ड इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, बकाया चंदा जो इस चालू वर्ष का है 6,000 रुपये, ठीक है ना। ये जो 6,000 रुपये दिया हुआ है, इस 6,000 को आप फिर क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आप ये 6,000 रुपये आप यहाँ लिख देना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 6,000 रुपये, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में देखिए और क्या सूचना बाकी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये सूचना है 5,000 रुपये, ठीक है ना। तो 5,000 रुपये जो है वो आपको अगली सूचना के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ दिया हुआ है, ऐड करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के लिए आपको ये 5,000 रुपये मिले, ये 5,000 रुपये आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न में एक और सूचना बाकी रह गई है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है ना, चालू वर्ष के लिए है। ये डेट दी हुई, डेट से आपको पता चल रहा होगा ये चालू वर्ष का 10,000 रुपये प्राप्त हुआ है। तो चालू वर्ष में जो ये 10,000 रुपये आपको प्राप्त हुए वो अगले वर्ष से संबंधित है, इसलिए आप इसे यहाँ पे लेस करेंगे अगले वर्ष से संबंधित मानते हुए। जब यह ऐड लेस ऐड करेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह इसका आपको सॉल्यूशन करना है, आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको भी अपने फेयर रजिस्टर में कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हुई इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ये जो फाइनल अमाउंट जो आएगा वो आपको कहाँ लिखना होगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड के अंदर। तो हम अब समझ चुके होंगे किस तरह इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये जो चीज सीखी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करके लिखना। अगर क्वेश्चन ठीक इससे उल्टा आ जाए, उल्टा आने का मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये राशि दी हुई है और सबसे ऊपर वाली राशि पूछी जाए तो वो भी आप कर सकते हैं, करना कुछ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ये जो सबसे नीचे वाली जो राशि है, ठीक है, ये जो राशि है ये आपको सबसे ऊपर लिखनी होगी, और उसके बाद ये जो आपने लेस लिखा है ना, इसको आप ऐड करेंगे, और जो ऐड लिखा है उसको आप लेस करेंगे, ऐड लिखा है उसको लेस करेंगे, और लेस लिखा है उसको आप ऐड करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की राशि आपको दी हुई आती है और आपको अन्य सूचनाएं दी हुई होती है, आउटस्टैंडिंग से संबंधित, एडवांस से संबंधित, और इन्हीं सूचनाओं का आप एडलेस करके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखी जाने वाली राशि की गणना कर पाते हैं। चलिए आपके पाठ्य पुस्तक का एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको प्रश्न में पूछा जाए कि आय व्यय खाते के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि चंदे की राशि को आप चिट्ठे में कैसे दर्शाएंगे, तो चिट्ठे में दर्शाने की बात है। लास्ट ईयर भी आपने सीखा है इसको। लास्ट ईयर आपने सीखा है कि एक्रूड इनकम को चिट्ठे में एसेट साइड में दिखाते हैं। ये चंदा की जो आउटस्टैंडिंग है वो एक्रूड ही है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन बोलो चाहे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलो, एक ही बात है। तो चंदे की राशि जो वर्ष के अंत में प्राप्त होनी बाकी है उसे एसेट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और चंदे की राशि जो आपको वर्ष के अंत में एडवांस में मिल चुकी है उसे हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। ये चीज मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दी है, ठीक है ना। अग्रिम चंदे की राशि को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में और बकाया चंदे की राशि को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। यहां तक समझने के बाद में अब आपके सामने स्क्रीन पे है आपकी बुक का लघुतरात्मक प्रश्न नंबर 6।
आपके बुक में लघुतरात्मक प्रश्न नंबर 6 है। इसमें पूछा है कि आए हुए खाते और चिट्ठे में चंदे की राशि को किस प्रकार दर्शाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा जा रहा है, तो इसको सॉल्व करना आपको मैं पहले बता चुका हूँ। आपको इस तरह की एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह की टेबल बना करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो तैयार है सभी, करते हैं इसको। प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है वर्ष 2016 के दौरान प्राप्त चंदा इस प्रकार है। टोटल चंदा कितना मिला है इसके अंदर 2015-16 का, यानी गत वर्ष का चंदा आपको मिला है इसके अंदर 6,000 रुपए। ठीक है, सॉरी 2,000 रुपए। तो ये 2,000 रुपए प्लस कीजिए 25,000 रुपए चालू वर्ष का चंदा मिला है। ठीक है, और अगले वर्ष का अग्रिम मिला है 1,000 रुपए, यानी टोटल चंदा हमें मिला है 28,000 रुपए। यानी कि जब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है ना, ये फर्स्ट लाइन जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, वो आप लिख दीजिए 28,000 रुपए। ठीक है, ये 28,000 रुपए आप लिख देंगे। ये जो फर्स्ट लाइन है, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, और उसके अंदर आप लिख दीजिए 28,000 रुपए। इसके बाद आगे इस क्वेश्चन में देखें, लिखा हुआ है क्लब में 100 सदस्य है, प्रति सदस्य 300 रुपए चंदा देय है। तो टोटल कितना चंदा देय होगा, तो आप देख लीजिए टोटल चंदा कितना देय होगा। 100 सदस्य है इसके अंदर। ठीक है, एक सदस्य आपको 300 रुपए चंदा देता है, तो टोटल चंदा कितना हो जाएगा 30,000 रुपए। यानी इस साल आपको चंदा कितना मिलना चाहिए था 30,000 रुपए। ठीक है ना, इस साल का चंदा होता है 30,000 रुपए, लेकिन इस साल का चंदा आपको मिला कितना है, केवल और केवल 25,000 रुपए। चालू वर्ष का चंदा कितना मिला है, क्योंकि 2,000 रुपए तो गत वर्ष का था, 1,000 रुपए अगले वर्ष के लिए मिला है, तो इस साल के लिए चंदा तो केवल 25,000 रुपए मिला है। इसका मतलब ये 25,000 रुपए क्या है, आपका चालू वर्ष का चंदा है। इसका मतलब चालू वर्ष में मिलना चाहिए था 30,000 रुपए, मिला है आपको चालू वर्ष का 25,000 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं कि 5,000 रुपए जो है वो प्राप्त होना बाकी है। तो ये 5,000 रुपए क्या कहलाएगा, चालू वर्ष का आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 5,000 रुपए। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप सबको ध्यान है कि हमें यहाँ जो ऐड करना पड़ता है चालू वर्ष का बकाया चंदा। ठीक है, और चालू वर्ष का बकाया चंदा इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखा है, तो हमने ये ज्ञात कर लिया 5,000 रुपए क्या है, चालू वर्ष का बकाया चंदा है, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट लाइन तो आप 28,000 रुपए लिख चुके हो। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड लाइन आपको लिखनी है लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर, पिछले साल का बकाया चंदा जो प्राप्त हो गया है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप लिख लीजिए, ये वाली लाइन लिखिए, और इसके अंदर पिछले साल का जो बकाया चंदा इस साल प्राप्त हुआ है 2,000, वो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखा है इसके अंदर 28,000 रुपए, फिर आप लेस करेंगे गत वर्ष का चंदा जो इस साल प्राप्त हुआ है, वो इस साल की इनकम नहीं है इसलिए आप लेस करेंगे, फिर आप ऐड करेंगे चालू वर्ष का बकाया चंदा यानी 5,000 रुपए जो हमने अभी अभी निकाला था। ठीक है, आप सबको ध्यान है, हम ऐड ही करते हैं। उसके बाद में आप ऐड करेंगे लास्ट ईयर हमको कोई चंदा एडवांस में मिला है, तो इस क्वेश्चन में कोई भी चंदा ऐसा नहीं दिया गया है जो ये बताता हो
कि लास्ट ईयर हमें चंदा एडवांस में मिला है। इसके बाद हम लेस करेंगे क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर। चालू वर्ष में जो हमें चंदा एडवांस में मिला है वो हम क्या करेंगे, लेस। तो इस क्वेश्चन में आपको पता चल रहा होगा कि 2016-17 में हमको 17-18 का 1000 रुपया एडवांस में मिला है, तो वो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो हम यहाँ लेस कर देते हैं 1000 रुपये। तो आंसर कितना ज्ञात होता है, आप देखेंगे आंसर आएगा 28,000 में से 2000 और 1000 दोनों घटाओ 25,000 प्लस 5000, आंसर आएगा 30,000 रुपये। ठीक है ना। तो इस 30,000 रुपये के आंसर को आप आय व्यय खाते के अंदर दर्शाएंगे, यानी ये जो फाइनल अमाउंट जो आएगा इसके अंदर, ठीक है ना, ये जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 30,000 रुपये। इस तरह आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और उसका उत्तर ये 30,000 रुपये निकाल सकते हैं। ये तो आपने निकाली है आय व्यय खाते में क्या राशि दिखाई जाएगी वो। अब आपको चिट्ठे में क्या राशि दिखानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। चिट्ठे के अंदर वर्ष का बकाया चंदा जो है 30,000 रुपये वो आपको दर्शाना पड़ेगा। बकाया चंदा जो 5,000 रुपये है वो आपको संपत्ति पक्ष में दर्शाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से 5,000 रुपये। और ये जो 1,000 रुपये चंदे जो हमें एडवांस में मिला है चालू वर्ष में वो हमको दिखाना पड़ेगा दायित्व पक्ष में। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपये, और ये जो शुरू का 2,000 रुपये है उसका चिट्ठे में कहीं भी आपको नहीं दर्शाना है। इस तरह समझता हूँ प्यारे स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज कर करके अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।